नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश आज दिवाली मना रहा है और वहां बिहार में चुनावी संग्राम के सियासी बम फूट रहे हैं। वहां पर पटाखे फूटना कम नहीं हो रहा है। महागठबंधन अब तक सीट बंटवारे वाली चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बीच आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी, अपने अभियान को तेज कर दिया। लेकिन सहयोगी दल अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। कुछ सीटों पर दो सहयोगी दलों ने फ्रेंडली फाइट का नाम देकर अपने उम्मीदवार खड़े कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी। जरा एक बार उस पर नजर डाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार में एनडीए ने अपने बागी उम्मीदवारों को बना लिया है। बक्सर से बीजेपी के बागी उम्मीदवार अमरेंद्र पांडे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ साथ पटना साहिब से शिशिर कुमार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर महागठबंधन की सूची जारी हो रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा। हर कोई अपनी अपनी सीटों पर दावा कर बैठा है। महागठबंधन के भीतर खबर यह भी आ रही है कि करीब करीब 9 सीटों पर महागठबंधन के पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपना चुनावी दांव खेल चुके हैं और बिगिनर्स एडवांटेज के तौर पर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरी दिन में, जब चुनाव में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था, अब बिहार में कौन कहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है। दिवाली पर उत्साह और उमंग के बीच बिहार की सियासत सस्पेंस की गवाह बन रही है। चट्टानी एकता का दावा करने वाले महागठबंधन की रणनीतिक सूझबूझ में कमी छिप नहीं पाई। बातचीत की नाकामी ऐसी कि झटके भी लगे हैं। पहला झटका ये कि गठबंधन के सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका, और दूसरी नाकामी ये कि कई सीटों पर गठबंधन के दलों का आपसी टकराव जस का तस बना हुआ है। 122 सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन महागठबंधन में सीटों वाला सस्पेंस बना रहा और नामांकन की मियाद खत्म हो गई। अब जो स्थिति है वो ये कि आखिरी दिन आई लिस्ट के हिसाब से आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस के 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सीपीआई एमएल 20 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है। कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दल फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। कहीं आरजेडी कांग्रेस, तो किसी सीट पर सीपीआई कांग्रेस और सीपीआई एमएल ने अपने उम्मीदवार उतारकर एक दूसरे की चुनौती बढ़ा दी है। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। बीजेपी सवाल पूछ रही है। निशाना साधते हुए पार्टी नेता कह रहे हैं कि जिस गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया, वो सरकार कैसे चलाएंगे। जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। आरोपों के साथ बीजेपी आक्रामक चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से बिहार के सियासी समर में हुंकार भरने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन आपसी मतभेद के साथ मझधार में हिचकोले खाते दिख रहा है। खटास देखते हुए अब सियासतदान अब गठबंधन के सहयोगियों को नसीहत भी दे रहे हैं। गया है, ये बिल्कुल गलत था। तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये कहीं न कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है गठबंधन को। कौन है इसके पीछे? सुबह तक टिकट बंट रहा है, ये यही तरीका है। 4 बजे सुबह तक आज अंतिम प्रक्रिया और टिकट बांट रहे हैं।
ये गलत है। ये सही नहीं है। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी तमाम खटास के बाद भी भरोसा जता रही है कि सब ठीक होगा। पार्टी नेता लगे हाथ बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं कि सत्ता में इतने दिनों से हैं, कुर्सी की लड़ाई के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता की उनको चिंता है। यहाँ जनता की चिंता है महागठबंधन को, इसलिए कहीं कोई मुकाबले में नहीं है। मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। अब ऐसे में सभी की नजरें दूसरे चरण की उन सीटों पर टिकी हैं जहां महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी अखाड़े में हैं। इंतजार इस बात का है कि सीटों के बंटवारे के बगैर भी उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर मनमुटाव ऐसे ही जारी रहेगा या मतदान से पहले सहयोगी किसी समझौते पर पहुंचेंगे। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो अभी ये देखना होगा कि आखिरकार महागठबंधन के भीतर कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। पप्पू यादव ये कह रहे थे कि आखिर तक जिस तरीके से सीटों का बंटवारा चलता रहा, टिकट बंटवारा चलता रहा, वो ठीक नहीं है और कोई ना कोई साजिश कर रहा है महागठबंधन के भीतर। वहां एनडीए के भीतर भी मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे उसको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। कई मुद्दे हैं आज की स्थिति में, लेकिन आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का। उसके बाद की स्थिति क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अपनी भूमिका रखेंगे। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता और उसके साथ साथ संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कई सारे मुद्दे इससे पहले उभर कर आ रहे हैं, लेकिन दो बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास हैं जिसको लेकर हम पहले हमारे संवाददाताओं के पास चलेंगे। पहली खबर यह आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी दिन से पहले, पर्चा भरने के आखिरी दिन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कई बागी उम्मीदवारों से चर्चा की और कई जगह पर जहां पर एनडीए के बागी उम्मीदवार थे, 3 दिन से लगातार बिहार के दौरे पर है अमित शाह और उन्होंने बागी उम्मीदवारों को मनाया। आखिर तक मनाने की कोशिश चलती रही। एक तरफ महागठबंधन टिकट बंटवारे में लगा रहा, सीट बंटवारे में लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश चलती रही। बक्सर से अमरेंद्र पांडे ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। उसके साथ साथ रमेश कुशवाहा को उम्मीदवार वहां पर बनाया था नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर। वहां पर पटना साहिब पर भी वहां पर बागी थे, हालांकि उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। शिशिर कुमार पटना साहिब से निर्दलीय के तौर पर वहां पर उतरे थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया हुआ है। शशि भूषण और रोहित सिंह हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, किस तरीके से एनडीए ने अपने बागी उम्मीदवारों को बनाया हुआ यहां पर नजर आ रहा है और क्या सभी बागी एनडीए के भीतर जो थे सभी अब मैदान से वापस हो चुके हैं? बिल्कुल साहिल, ये कह सकते हैं कि जो पहले चरण की सीटें हैं 121 सीटें, उस पर जो बागी चेहरे नजर आ रहे थे या फिर जो मैदान में आ गए थे उनको वापस कराने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय गृह मंत्री, 16 अक्टूबर को वो बिहार के दौरे पे आए थे शाम में, और आज तक की पंचायत में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद रात में जब वो 1:30 बजे रात तक वो बैठे थे बीजेपी कार्यालय में और बाकी जहां वो रुके हुए थे, और लगातार उन्होंने बैठकें करी थी। फिर 17 अक्टूबर को भी बैठकों का दौर चला था और इस दौरान पूरी स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि जो भी बागी उम्मीदवार हैं, चाहे वो निर्दलीय के तौर पे चुनाव मैदान में हो या फिर दूसरे दलों से आए हों, जिनको बीजेपी से उम्मीद थी टिकट की लेकिन टिकट उनको नहीं मिला, तो ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से कैसे बनाया जाए, कैसे वापस कराया जाए। और इसमें बड़ी सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, एक एक सीट का हम नाम बताते हैं। पटना साहिब में यहाँ देखिए मेयर है पटना की सीता साहू, उनके बेटे शिशिर कुमार वो बागी होकर के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। नंदकिशोर यादव की सीट है, उनका टिकट कट चुका है। रत्नेश कुशवाहा को वहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है पटना साहिब में, तो वहां शिशिर कुमार नामांकन किया था उन्होंने, आज उन्होंने वो नामांकन वापस ले लिया। बक्सर की बात हम बता रहा हूँ। सबसे अहम बात साहिल कि जनसुराज पार्टी से 2 ऐसे उम्मीदवार जो बीजेपी लाइक माइंडेड जिनको कहा जा सकता है, गोपालगंज में शशि शेखर सिन्हा और दूसरे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर सीट पे, दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। तो
प्रशांत किशोर के लिए तो समझिए कि बड़ा झटका। उनके 2 उम्मीदवार जिनको सिंबल दिया उन्होंने, वो बीजेपी के समर्थन में आ गए और उन्होंने ऐलान भी किया है, तस्वीरें भी सामने आई हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवारों के साथ यही खेल लोकसभा के वक्त में हमें सूरत में दिखाई दिया था, लोकसभा के वक्त में। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बने रही है हमारे साथ शशि भूषण। अब देखिए, महागठबंधन के खेमे से भी एक खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह आ रही है कि 9 सीटों पर आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का। 9 सीटों पर यहां पर नजर आ रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से वैशाली, लालगंज, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज, यहां पर आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होते हुए नजर आ रही है। उसके साथ साथ बछवाड़ा, राजापाकर और बिहार शरीफ में सीपीआई बनाम कांग्रेस, यह लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। रोहित सिंह हमारे साथ में। रोहित, आरजेडी बनाम कांग्रेस, जो आखिरी सूची हमने आरजेडी की देखी, जो उन्होंने ट्वीट करके बताई, 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। सिर्फ एक सीट पिछली बार के मुकाबले कम आरजेडी इस वक्त चुनाव में लड़ रही है। तो जो बलिदान देना था वीआईपी के लिए या बाकी लोगों के लिए, क्या वो कांग्रेस से लिया गया है? और ये लड़ाई जो अभी दिख रही है हमें, उसको सुलझाने की कोई कोशिश होगी क्या, या अभी इसी तरीके से रहेगा? बिल्कुल, बलिदान तो कांग्रेस ने दिया ही है, कम से कम 9 सीटों का। 70 सीट पिछले बार लड़े थे वो 20 में, लेकिन इस बार 61 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों में जो कमी की गई है वो कांग्रेस की गई है। लेकिन एक तरफ साहिल दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और एनडीए जहां पर अपना कुनबा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अंदर खाने जो पूरा झगड़ा था, वो तनातनी थी, एक दूसरे के खिलाफ सीट नहीं छोड़ने की जो जिद थी, उसका खामियाजा हो सकता है कि महागठबंधन को भुगतना पड़े। क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे थे और जानकारी हमने भी इकट्ठा की है कि फिलहाल जो अब तक की जानकारी के मुताबिक 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसमें से 6 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और 3 सीट पे सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। यानी कांग्रेस के लिए और ज़्यादा मुश्किल का वक्त है, क्योंकि उनके कम से कम 61 में से जो 9 प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ महागठबंधनी के जो घटक दल हैं वो ही सबसे पहले मुकाबला देने को तैयार है, और साथ ही साथ एनडीए तो मुकाबला दे ही रहा होगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत महागठबंधन के लिए तो कतई भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए मजबूत नज़र आ रहा है, बीजेपी ने अपने कह सकते हैं अपना होमवर्क पूरा किया है, बागियों को मनाया है, अपने साथ किया है, वहीं महागठबंधन ऐसा करने में पूरी तरीके से कहें तो फेल हुआ है। और इसीलिए 9 ऐसी सीटें, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है, महागठबंधन के प्रत्याशी क्या कोई कोशिश, क्योंकि अभी भी पर्चा वापस ले सकते हैं, पर्चा वापस लेने का दिन बाकी है, क्या कोई कोशिश महागठबंधन के भीतर कि जिस तरीके से देखा कि बागी उम्मीदवार वापस लेने के लिए अमित शाह वहां पर लगे हुए थे, रात भर मीटिंग की, शशि भूषण अभी जो बता रहे थे, क्या महागठबंधन के भीतर ये कोशिश, या अब जो है वैसे ही रहेगा, फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब नाम वापस लिया जाएगा, क्योंकि जो भी 9 सीटें हैं जहां मुकाबला हो रहा है वो सब डिक्लेयर्ड सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने निर्दलीय जाके चुनाव पर्चा भर दिया हो या नाराज हो। वहां पर कांग्रेस ने उन प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर किया हुआ है, लिस्ट में है। आरजेडी ने भी जो प्रत्याशी खड़ा किया है कांग्रेस के खिलाफ, वो उनके लिस्ट में नाम है। तो अब लिस्ट से नाम कटेगा नहीं कटेगा, ये तो भाई अभी बहुत बड़ी बात है कि अगर आरजेडी अपना लिस्ट जारी करने के बाद कल को वो नाम काट दे, ये संभव मुझे नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम काट दे अब अगले 1-2 दिन में, मुझे संभव ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है कि आपको इन 6 सीटों पर जाकर बताना पड़ेगा कि आपका उम्मीदवार कांग्रेस से बेहतर है। देखिए, रोहित सिंह यहां पर कह रहे थे, और वहां दूसरी तरफ शशि भूषण हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अमित शाह पटना में रुके रहे, बिहार में रुके रहे, और वहां से उन्होंने बागियों के पर्चे वापस दिलवाए। और यहां पर आपको कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है। आपकी शुरुआत ही 9 डाउन से हो जाएगी, शायद एनडीए के भीतर आपस में ही लड़ पड़ेंगे आप लोग। देखिए साहिल जी, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कभी तो आपने देखा ही है, जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका नुकसान एनडीए को होगा, हमें कम कर आंका गया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नाराजगी जताई। ये सब चलता है चुनाव के समय। अब तो चुनाव का पूरी तरह से नामांकन प्रक्रिया का आज अंत हो गया। हम पूरे देशवासियों के, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, बिहार वासियों को
दीपावली की शुभकामना देते हैं। आज देश दीपावली मना रहा है, बिहार दूसरा दीपावली 14 नवंबर के रात में मनाएगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सारे जो आप दिखा रहे हैं वो तो ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन देखिए मुझे एक बात बताइएगा, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव में ऐसा होता रहता है, एनडीए पे क्यों नहीं होता है? एनडीए में तो यहां पर अमित शाह ने यह भी कर दिया कि जनसुराज के उम्मीदवार भी अब उनको समर्थन दे रहे हैं, पर्चा वापस लेके, जिनको सिंबल दिया गया था। ये तो बड़ा उल्टा दाव चल रहा है ना। अगर आपको साथ में लड़ना था तो वहां पर आप ही में फूट नजर आ रही है। ऐसा है साहिल, खटास है कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच। साहिल जी उनके पास देश में सत्ता है, उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं। ये बिहार की लड़ाई बहुत गहराई है, इसमें देश और दुनिया की नजर है। इस लड़ाई में जीत होगी तो केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, ये सबको पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी हो या नाराज होकर कह दिया ना जी, कांग्रेस पार्टी हो, नाराज होकर कह दिया हमारे ना। सहयोगी दल हो, सब लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने लड़ाई लड़ी है। तो हम तो कर्नाटक, चलिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे, ये एकजुटता की आपकी लड़ाई, अगर इतनी दिक्कत है तो आपको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना था। देखिए, आज वीआईपी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, सूची जारी की है, उसमें से 2 सीटों पर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो, ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपको 6 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, 2 सीटों पर वीआईपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और बाकी सीटों पर आप बीजेपी और जेडीयू से सीधे टक्कर लेंगे। यह बड़ी दिक्कत है। यही वजह है ना कहीं कि लोग कहते हैं कि भाई अगर साथ में नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। शहजाद पूनावाला अपोजिशन कहता है, चलिए ठीक है, अपोजिशन कहता है कि सत्ता आपके पास है, इसके लिए आप सीटों का बंटवारा और बाकी सारी चीजें फटाफट कर लेते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जा रही है। क्या ये आपके लिए फायदा हो जाएगा? साहिल जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। और साहिल जी, आपको याद होगा, अब तो दिल्ली से लेकर पहले तो राहुल गांधी को अपने साथ कर लो और तेजस्वी जी को डिक्लेयर करा दो ना चेहरा। जनता को तो बाद में छोड़ दो, जनपद को करा लो यार, पहले जनपद को साथ में कर लो, जनता तो दूर की बात है। अभी मैं साहिल जी अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए साहिल जी, आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते थे तो अलग अलग प्रकार के क्रैकर्स आते थे, कुछ बॉम्ब है, कुछ लड़ी है। एक तरीके का क्रैकर है जिसको बोलते हैं अनार या चक्री। अनार या चक्री की क्या खूबसूरती होती है कि वो दिखता बहुत बड़ा है, देर से जलता है तो उसकी लड़ी अलग अलग हो जाती है और चक्री अलग अलग घूमने लगती है, और फिर जब लगता है कि अब आएगा क्लाइमैक्स तो उससे पहले बुझ जाता है। ये एनडीए तो मिशन वाली लड़ी है और इनकी कंफ्यूजन वाली अनार है। आप देखिए, थोड़ा सा सोचिए, 260 कैंडिडेट्स दिए हैं 243 सीट्स पे, गजब का गठबंधन है। ये फ्रेंड भी है और फाइट भी कर रहे हैं, मतलब कुश्ती भी कर रहे हैं और दोस्ती भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और दोस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा गठबंधन कहीं देखा नहीं होगा। अभी दोनों फेज के नामांकन हो गए, एक फेज का तो विड्रॉयल भी खत्म हो गया। आपको अभी तक पता है कि कांग्रेस अधिकृत रूप से कितनी सीटें लड़ रही है? नहीं पता। वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ रही है? नहीं पता। लेफ्ट कितनी सीटों पर लड़ रही है? नहीं पता। आरजेडी ने एक तरफा 143 का ऐलान कर दिया। इनका चेहरा कौन है आपको पता है? नहीं पता। इनका मिशन विशन क्या है कुछ पता है? नहीं पता। कोई बोलता है वोट चोरी मुद्दा है, कोई बोलता है वोट चोरी नहीं है। हमारे यहां पर देखिए, मिशन विशन के साथ सिम अलायंस, सुशासन, इंटेग्रिटी ऑफ मोदी जी एंड नीतीश जी, महिला सशक्तिकरण। नीतीश जी हमारा चेहरा, हमारी पार्टी किस किस सीटों पे कौन कौन लड़ेगा पहले फेज से पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया। यहां पर मैं केवल एक चुनौती देता हूं, और अब देखिए अब कितना बज रहा है, 5:16। ये डिबेट खत्म होगी 5:45 पर। साहिल जी, अगर प्रियंका जी को आपने एक बार बुलवा दिया कि तेजस्वी इज द चेहरा ऑफ महागठबंधन, तो मैं बोलूंगा चलिए मान लेते कि कम से कम कोई यूनिटी तो है। ये जो एक नहीं हो पाते। अब चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूं। एक आपको बताना चाहता हूं, ये सुनिए, ये बयान सुनिए। दलितों के सीट पर हम सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से हमी को आप उंगली कर रहे हैं।
कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर रहते हैं पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया। कांग्रेस के पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप हमको उंगली कर रहे हो, आरजेडी को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो दलित को टिकट दे रहे हैं और आप बाहुबली को टिकट दे रहे हैं। ये तो इनकी आत्मीयता और फ्रेंडलीनेस है। बताइए। तीसरी बात, अभी तो कांग्रेस में एक और आरोप लग गया टिकट चोरी का। वोट चोरी का तो पता नहीं, एक इनके विधायक आरजेडी के सिटिंग बोलते हैं कि वहां पर वोट चोरी हो रहा है, संजय यादव 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और कांग्रेस के सिटिंग विधायक अफाक आलम कह रहे हैं, और उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है, कि किस प्रकार से अल्लावरू जी और उनके बाकी नेताओं ने करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट बेचे हैं। तो ये तो उनकी स्थिति है, टुकड़े टुकड़े अलायंस। तो इसीलिए आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एंडोर्समेंट करना अच्छा नहीं होता, आज तक पे तो बहुत पैसा लगता है, पर ये एंडोर्समेंट इसका मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा जो मुक्का मार होता है ना, पटना एयरपोर्ट पे बहुत पिटाई कुटाई हुई, तो ये लगा देंगे कांग्रेस आरजेडी वाले, लेफ्ट वाले, वीआईपी वाले। तो चलिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, जरा सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं शहजाद पूनावाला। लेकिन प्रियंका गुप्ता, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि आपने तमाम यात्राएं निकलवाई, बाकी सारी चीजें दिखाई, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, वो सब हो गया, लेकिन जब असलियत में साथ में आना है, असलियत में चुनाव लड़ना है, तब तो देखिए शहजाद पूनावाला गलत थोड़ी कह रहे हैं। उनका तो हो गया सब सीट डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों में मैसेज क्या जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ खड़े होकर चुनाव में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर सकते, बाद में अलायंस कैसे चलाएंगे साथ में? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना प्रियंका जी। साहिल जी और आप सभी पैनलिस्ट को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और अभी ये जो शहजाद पूनावाला जी हैं, ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे भाई, 17 महीने जब सरकार थी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था भाई साहब? अगर राहुल गांधी जी कह सकते हैं कि जो है पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते तेजस्वी जी, तो उसके बाद भी अगर आपको सोचना चाहिए तो आप सोचिए, आप बता दीजिए कि आपका चेहरा कौन है। अमित शाह जी तो ये बता नहीं पाए कि चेहरा कौन। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आपके दूसरे अलायंस वाले वो भी बोल दिए कि नहीं, ये चेहरा बाद में डिसाइड होगा। अरे तो चेहरा तो आप भी तो नहीं डिसाइड कर पाए। और आप ये समझिए कि ये दीपावली जो है ना, आपकी लास्ट दीपावली, इसके बाद राकेट, जो जैसे राकेट चलता है ना, उसमें एक तीली लगाई जाती है, वो ऊपर निकल जाता है। तो 14 जो नवंबर आ रही है ना, उसके बाद एक और रैली निकलेगी। उस रैली में आप फिर से महागठबंधन की एकता देखिएगा, और ये रैली होगी इस बार विजय की रैली, इस बार पलायन को समाप्त करने की रैली, रोजगार की रैली, अपराध को रोकने की रैली। और इस बार जिस तरीके की सरकार बनेगी, वो सब ठीक है आपको भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। और आप बताइए, नहीं साहिल जी, एक छोटा इंटरवेंशन में मैं एक छोटा इंटरवेंशन आप सवाल पूछे, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। एक छोटा इंटरवेंशन मुझे करना है। थोड़ी देर पहले हमने सूची यहां पर जारी की, वहां पर दिखाया कि 6 जगह पर आप आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, 3 जगह पर कांग्रेस पार्टी सीपीआई के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आज की स्थिति में जब यह स्थिति बनी हुई है कि कम से कम 11 सीटों पर महागठबंधन के अलायंस पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में इतना टाइट चुनाव कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुद्दों पर आप एनडीए के सामने खड़े हो पाएंगे और चुनाव जीत पाएंगे? 11 सीटों पर आप एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। साहिल जी, अभी तो शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि करोड़ों की जो है वो चल रही है, मनी चल रही है। तो इनसे ये कही, करोड़ों की मनी क्यों चलती है? जब जिताऊ कोई सीट होती तभी तो चलेगी ना। आप तो खुद ही यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। अरे भाई, कोई करोड़ों खर्च करके अगर टिकट ले रहा है तो इसका मतलब तो कांग्रेस जीत रही है भाई साहब। ये तो शहजाद पूनावाला ने डिक्लेयर कर दिया। गजब है। आप बताइए कौन करोड़ों वेस्ट करेगा? तो ये देखिए, ये शहजाद पूनावाला की बातों से नहीं चलता है। चलता इससे है कि किस तरीके से गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और रही बात जो कुछ सीटों की, अभी नॉमिनेशन जो है विड्रॉल करने की डेट अभी बाकी है। आप देख लीजिएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो पहले भी एक और फर्जी अफवाह उड़ रही थी कि कुटुंबा से भी आरजेडी उतारने जा रही है। क्या उतारा? क्या किसी ने नहीं उतारा। अभी जेएमएम पे जो जितनी भी बातें चल रही थी उस पर भी विराम लग गया। सब कुछ तो सही हो रहा है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो इनके वहां है। ये तो नीतीश जी कभी नाराज हैं, कभी वहाँ जो लालू जी से बात कर रहे हैं। तो मतलब ये फ्रेंडली फाइट नहीं होगी ना अभी प्रियंका जी? फ्रेंडली फाइट नहीं होगी ना अभी? वहां पर भी तो जैसे अमित शाह ने बीजेपी के बाद होगी, फाइट होगी। अच्छा, फाइट होगी, पलायन के खिलाफ होगी, बेरोजगारी के खिलाफ होगी, जिस तरीके का वहाँ पर अपराध चल रहा है उसके खिलाफ होगी, रोजगार के लिए वहाँ का बंदा पलायन कर रहा है, इसके लिए जो है लड़ाई होगी। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि आप बताइए, इससे पहले कब हुआ कि बिहार में चुनाव है, वहाँ बिहार आ रही मुंबई से ट्रेन से 2 लोग गिरकर उस परिवार के 2 चिराग बुझ जाते हैं। आप समझिए कि कितना दुखद है ये। और शहजाद पूनावाला के पास 2 शब्द नहीं है कि दिवाली के मौके पर जिनके घर के चिराग बुझ गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी वैष्णव जी लेंगे?
आप गठबंधन की सरकार चला रहे, बेशर्मी की इंतहा है। आपने कहा 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, कहाँ है वो 12,000 ट्रेनें? आप ठीक है। गिनती गिना के कहिएगा कितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें आपने वहां पर चलाई। और हद कुल तो मिलाकर तब हो गई शहजाद कि मुंह पूनावाला लटक लटक कर कहने जा की रहे हैं। कोशिश उनकी ये हो रही है कि झगड़ा तो हम करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इन 11 सीटों पर जब महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई मुझे वोट दो और मेरे साथी जो बाकी जगह पर मेरे साथ में उनको वोट मत दो। पता नहीं कैसे वो करेंगे, लेकिन शहजाद घुमा फिरा कर सवाल मुख्यमंत्री पद पर चला आता है, वहां पर भी और आपकी तरफ भी। तो कुछ फाइनल हो पाया अभी कैसे मुख्यमंत्री आप चुनेंगे अगर आपकी सत्ता आती है तो? हाँ देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरे वरिष्ठ साथी राजीव जी का समय है बोलने का, पर मैं 20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। पहली बार आज तक जैसे बड़े प्रोग्राम में कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता ये ओपनली एडमिट कर रही है कि हमारे यहाँ टिकट बिक रहे हैं। आफाक आलम और फिर आरजेडी के सिटिंग विधायक ने आरोप लगाया संजय यादव पे, और कांग्रेस की प्रवक्ता बोली हाँ ये तो दिखा रहे डिमांड है। देखिए साहिल जी, ये तरीका नहीं हो सकता, मैंने उनकी बातें सुनी। साहिल जी एक एक करके बात ले लीजिए। प्रियंका जी सुन लीजिए ना, प्रियंका जी प्लीज। साहिल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बारी है। समय निकल जाता है इसमें, बीच में नहीं, प्लीज। इससे क्या होगा, संगीत रागी जी और राजीव रंजन जी का समय खराब होगा। करोड़ों रुपए चल रहे हैं, राजीव जी का और प्रियंका जी प्लीज, संगीत रागी जी का समय बर्बाद होगा। बाकी लोग भी हैं, सबका समय बर्बाद होगा, वो भी आपके बीच में बात करेंगे, किसी को बोलने नहीं मिलेगा। प्लीज 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 प्लीज। शहजाद, हम अपने अपने समय पर बोल सकते हैं, और हमसे इतने वरिष्ठ लोग बैठे डिबेट में, उनके समय की तो चिंता करें। 20 सेकंड से लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए दूसरी बात, अभी यहां पर प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में। अरे भाई, अल्लावरू जी, सचिन पायलट जी और स्वयं राहुल गांधी जी ने मना किया, जबकि अमित शाह जी का अंजना जी को जो साक्षात्कार था उसमें अंजना जी ने पूछा अमित शाह जी विल यू मेक द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बनाने का काम तो विधायक दल करेगा, पर हम नीतीश जी के नेतृत्व में, और चेहरा वही है और उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और हमने तो एक बार बना दिया जबकि बड़ी पार्टी थे, तो हमने तो प्रमाण दिया है कि हम नीतीश जी के साथ पूरी तरह से कमिटेड है। पर आखिरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, नीतीश क्या कुमार ही राहुल बनेंगे ना? गांधी ने स्वीकारा है तेजस्वी चेहरा है? शहजाद। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, हाँ, अरे हमने नीतीश तो कुमार ही बनाया बनेंगे ना है चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी, मतलब। जब हम बड़ी पार्टी बने नहीं, उसके, अरे वो तो हो गया भूत। देखिए मैं भूत हो विधायक गया, हूं क्या, भविष्य की बात कर रहा हूं। अगर आपकी सत्ता आती है तो नीतीश कुमार ही पहले, मुख्यमंत्री हाँ, बनेंगे। हाँ, मैं एनडीए की समझ गया। सत्ता आती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ साहिल जी, अरे भाई एक बार वो लड्डू का पैकेट लाना, ये साहिल जोशी मान रहा है हमारी सरकार बन रही है, ले आना लड्डू लाना, लड्डू लाना। ये देखो साहिल जोशी आज तक के घोषित कर रहे हैं ठीक है, कि भाई, सरकार लड्डू भी हमारी खा बन लेंगे, रही है। बाकी सब भी बहुत खा बहुत लेंगे। धन्यवाद साहिल जी। हमारे विधायक जरूर ये तय करेंगे किसको बनाना है, परंतु हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और जब हमारी ज्यादा सीटें आई तब भी हमने नीतीश जी को बनाया। तो अब ये बता दे कि कितनी सीट पे कौन लड़ रहा है। दोनों फेज के नामांकन खत्म हो गए, फिर भी बता नहीं पा रहे कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है। ये होता है डिफरेंस। हाँ चलिए एक बार फिर पूछ लेता हूं, अगर एनडीए की सत्ता आती है कितनी सीट पे लड़ रहा है? तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर एनडीए की सरकार आती है, सत्ता आती है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारे विधायक दल के जो नेता है वही तो इसको तय करेंगे ना। हमारे विधायक के जो है बनेंगे, चुन के आएंगे एनडीए के, वही तो तय करेंगे। और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी हमारा चेहरा है। ये कहीं ना कहीं मुद्दा तो नहीं रह जाएगा कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि ये तो सिविक्स सभी को पता है, सिविक्स सबने पढ़ा हुआ है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता चुना जाता है, वो बनता है मुख्यमंत्री। पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो उसमें लोकसभा में बैठक होती है सांसदों की, सबसे बड़े दल की, और वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन नाम आजकल तय करने का एक नया प्रावधान शुरू हो गया है ना, 2020 में भी यही हुआ था। इस बार ये थोड़ा सा टर्न है क्या कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट नहीं नजर आ रहा है राजीव? आपको दोनों गठबंधनों का एक फर्क तो दिख रहा होगा। जब 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, महागठबंधन के पास न कोई नेता है, न मुद्दे तय, न सीटों पर सहमति, और ये मुकाबला करने चले हैं नीतीश कुमार जी की आंधी का मुकाबला करने चले हैं। देखिए बिहार में जो उपलब्धियों की बौछार है, ये शानदार सफर है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार, और उनकी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से देश का कायाकल्प हुआ है, आज बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है।
उनको सबसे पहले ये फैसला करना है जो उन्होंने ले लिया कि एनडीए की सरकार बनेगी, उस फैसले की का जो दबाव है वो महागठबंधन पर चुनाव शुरू होने के पहले से ही दिख रहा है और ये धाराशायी हो, ये पूरी तरह से धाराशायी हो गए। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं उससे बाहर जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आरजेडी या कांग्रेस, अभी मैं सुन रहा था, ये केवल इन दो दलों की समस्या नहीं है, या वीआईपी ने जो 2 सीटें खड़ी एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी कर दी, सबसे बड़ी समस्या होगी कि वहां लेफ्ट क्या करेगा, जहां लेफ्ट का कोई उम्मीदवार नहीं और 2-2 उम्मीदवार महागठबंधन के होंगे। वीआईपी क्या करेगा जहां वो मुकाबले में नहीं होगा। तो निसंदेह ये पूरा का पूरा महागठबंधन दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है और अपनी हार को ये स्वीकार कर चुके हैं। अब आइए बिहार पर, देखिए ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होता है तो विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद नेता तय किया जाता है। ये बिहार में भी हुआ था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बाजाप्ता प्रस्तावक, समर्थक, जो एक प्रक्रिया है उसके जरिए उनको देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया, चुना गया। तो हमें पूरा विश्वास है जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार जी आने के बाद बेहद आहत थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को स्वयं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके चेहरे पर हम लड़े और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि आपके चेहरे पर हम लड़े हैं, आप ही मुख्यमंत्री होंगे और आपको कमान संभालनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है इससे इतर कोई बात होने जा रही है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक निर्णायक बढ़त जो बिहार में गठबंधन राजनीति में जो दर्ज की, उन्होंने मूल्यों की राजनीति की, बड़े निर्णयों के जरिए बिहार में राजीव जी एक छोटा इंटरवेंशन जी, एक छोटा इंटरवेंशन सर, एक छोटा इंटरवेंशन। देखिए फर्क सिर्फ इतना है, 2020 के चुनाव में साफ तौर पर शहजाद पूनावाला और बीजेपी के प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो प्रोसेस बता रहे हैं, ये फर्क है, ये फर्क है। आज प्रोसेस बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा। ये तो सबको पता है, उसमें नई बात क्या है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन आज प्रोसेस बताया जा रहा है। 2020 में साफ शब्दों में कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। सवाल मेरा यहां पर है। देखिए, आप अगर इससे इतर कोई निर्णय सामने आएगा, पहले तो मैं राज्य के मतदाताओं को आपकी ओर से भी बधाई दे देता हूं कि आप सब ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी अपरिहार्य हैं। उनकी अपरिहार्यता को राज्य की राजनीति में समझा जाता है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पर एक प्रारंभिक सहमति इस पैनल में भी दिख रही है और इसीलिए नेतृत्वकर्ता कौन होगा इस पर इतनी सारी बातें होती है। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे और हम लोग 14 के बाद फिर मिलेंगे। हमारे विश्वास का जो आधार है, हमारा गठबंधन जांचा परखा गठबंधन है, 2 दशकों का गठबंधन है और इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और दूसरे गठबंधन में जाने के बाद विधायक दल की बैठक में जो नेता चुने जाएंगे वो नेता मिलकर नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। ये बशर्ते है, क्योंकि ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा तभी नीतीश कुमार बन पाएंगे अगर आपकी सत्ता आती है तो। लेकिन इस बीच मृत्युंजय जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बशर्ते नहीं होगा, ठीक है, चलिए। मृत्युंजय तिवारी और प्रियंका जी, आप दोनों ने दावा किया था जेएमएम का मामला सुलझ गया है, लेकिन अब जरा बड़ी खबर आपके लिए, और बड़ी क्या बुरी खबर कह सकते हैं हम। जेएमएम ने फैसला लिया है कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। यह बात उन्होंने साफ कर दिया अभी, और 6 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की। हालांकि उनको मनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका यह कहना है कि फिलहाल हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह उन्होंने साफ कह दिया है। यानी जेएमएम को पहले कहा गया था कि 2 सीटें हम आपको देंगे, आरजेडी के कोटे से देंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 6 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने बना के रखी थी, लेकिन नहीं लड़ेंगे हम चुनाव। सूची तैयार की गई थी मृत्युंजय जी, अब मान रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्या हम मान सकते हैं कि अभी स्थिति आपकी ठीक होगी, जेएमएम आपके साथ में रहेगी
और उनका वोट ट्रांसफर जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं, राजीव रंजन जी कह रहे थे उन सीटों पर क्या होगा जहां पर वीआईपी के कैंडिडेट हैं और सामने आरजेडी का कैंडिडेट है, लेकिन बाकी सीटों पर क्या होगा, ये सीट वोट ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। जल्दी से आपका जवाब, फिर मुझे संगीत रागी जी के पास भी जाना है। देखिए साहिल जी, एक बात तो स्पष्ट हो गया, अभी हमारे एनडीए बीजेपी जेडीयू भाइयों ने स्वीकार कर लिया कि जहां जहां फ्रेंडली फाइटर परेशान है 10 सीटें को संभालिए, 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। मुकाबला बिल्कुल साफ है, जनता तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ है। जनता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देगी, ये दंगाई सरकार नहीं देगी। बिहार को बर्बाद करने वालों को जनता नहीं चुनेगी। 20 वर्षों से जनता ने मौका दिया, अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं कि वीआईपी, कांग्रेस, आरजेडी एक साथ लड़ रही है। अरे मान लिया 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी सीट हम जीतेंगे, ये तो स्वीकार कर लिया ना दोनों भाइयों ने। ये तो स्पष्ट हो गया साहिल जी। ये बहुत खुशफहमी में ना रहे, हमारे गठबंधन में पूरा ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता हमारे साथ है, ये जनता का गठबंधन है। चलिए राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। देख रहे हैं मुगालते में 11 सीटों पर आमने सामने, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल। राजीव रंजन, ये 11 सीटों का सवाल नहीं है, आधिकारिक ऐलान अभी लेफ्ट की पार्टीज ने भी नहीं किया है। लेफ्ट का मतलब केवल माले नहीं होता है, सीपीआई समेत अनेक पार्टियां हैं लेफ्ट में, और किसी की भी आधिकारिक सूची नहीं आई है। कांग्रेस की भी आधिकारिक सूची का ये अंतिम सूची है, या इसके बाद और नाम जोड़े जाएंगे, किसी और को समर्थन दिया जाएगा, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। और मृत्युंजय तिवारी जी, आपकी ट्रेन छूट गई। तेजस्वी यादव को तो चेहरा ही मानने के लिए तैयार कांग्रेस नहीं है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बिहार में दंगे नहीं हुए, दंगाई सरकार आप किसको बोलते हैं? दंगाई सरकार तो आपकी थी जिसमें कामेश्वर यादव को चांदी का मुकुट आपने पहनाया था। तेजस्वी जी में अपना भविष्य देख रही है। देखिए यहाँ कांग्रेस भी बैठी है, भागलपुर दंगे का जो दौर बिहार में देखा, और उसके बाद दंगाइयों को मुकुट पहनाने का काम भी आपने किया। इस सबके बीच में, चलिए ठीक है 1 मिनट, इस सबके बीच में गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट आ चुका है, उसको लेकर भी चर्चा जोरदार चल रही है। जरा एक बार वो स्टेटमेंट भी सुना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नमक हरामों का हमको वोट नहीं चाहिए करके। अब ये बिहार के चुनाव में एक नया मामला सामने आ रहा है। अब तक तो सबका साथ सबका विकास चल रहा था। संगीत रागी से भी हम सवाल पूछेंगे इस बात को लेकर, लेकिन एक बार जरा गिरिराज सिंह ने क्या कहा था वो जरा एक बार सुना लेते हैं। मैंने पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था? तो नहीं। हमने गाली दिया था? तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। संगीत रागी जी, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। शहजाद आपसे भी पूछूंगा इसको लेकर। हाँ बिल्कुल चाहे वो गिरिराज जी कहें या नहीं कहें, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। यदि बूथ वाइज भी मेरे पास डेटा है, मैं बता सकता हूं कि किसी बूथ पर 5 मिला है, किसी बूथ पे 2 मिला है, किसी बूथ पे 0 मिला है। डबल डिजिट भी मुसलमानों का वोट लोकसभा के समय नहीं मिला था। ये मैं बिहार के आंकड़े बता रहा हूं। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, फ्रेंडली फाइट की बात में चली। फ्रेंडली फाइट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 9 सीटों पर। कितने पर जमानत जब्त हो गई और एक भी सीटें नहीं जीत पाई थी, ये पता है कांग्रेस पार्टी को।
झारखंड के अंदर भी लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और झारखंड के अंदर कितने प्रतिशत उसको वोट आया था ये बात कांग्रेस को मालूम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने सॉलिड फाउंडेशन पर लड़े। मैं राहुल गांधी का सामान्यतः बिल्कुल ही प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी चाहते हैं 2029 उनकी निगाह में है। यदि वो तेजस्वी को डैमेज नहीं करते हैं तो आने वाले 2029 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी उस जगह भी नहीं रखेंगे जहां पर आज के दिन में है। याद होना चाहिए कि 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लड़ी थी। 4 ऐसे सीट थे जहां पर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन था, 4 में से 3 वो जीत गई थी। सवर्णों के जो बाकी 5 सीटें थे वो 5 में से एक भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। एक और भी मेरा सवाल है कि जिसको कहते हैं हिस्सेदारी का जो प्रश्न था कि जितना जिसका संख्या होगा भारी उतना ही प्रतिनिधित्व होगा, तो जरा कांग्रेस पार्टी निकाल करके देख ले कि कितना प्रतिशत 68% जो वोट सीट जो है वो कांग्रेस जो है वो सवर्णों को दे चुके हैं। सवर्ण या जिसको अपर कास्ट ओबीसी हम कह सकते हैं, दलितों का कितना उसमें प्रतिनिधित्व है ये कांग्रेस पार्टी बता सकती है। यही बात हम आरजेडी से पूछने वाले हैं कि आप जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूला को आप इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं लागू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता के लिए गठबंधन था और सत्ता के गठबंधन में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के समय तेजस्वी ने तड़पाया था, कांग्रेस पार्टी उसको जो है उसी क्वाइन में, जिसको कहते हैं पेइंग बैक इन द सेम क्वाइन। कांग्रेस पार्टी को बिहार के विधानसभा चुनाव के हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की नजर जो है वो 2029 मैं जरा प्रियंका गुप्ता से इस पर सवाल पूछूंगा। ये बड़ा एक दिलचस्प मुद्दा संगीत रागी ने छेड़ा हुआ है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उस पर जरा आपके सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। टिकट आपने जो बांटे हैं उसके आंकड़े हमारे पास में है, लेकिन संगीत रागी जी जल्दी से आपकी इस पर भी प्रतिक्रिया। यह बात तो हो गई कांग्रेस और आरजेडी की। दूसरी तरफ सचमुच पे आपको लगता है कि विधायक दल डिसाइड करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर एनडीए की सत्ता आती है तो, या जीतकर आए हुए विधायकों के आंकड़े तय करेंगे किस पार्टी को कितने विधायक जीते हुए हैं अगर एनडीए की सत्ता आती है तो? मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रश्न अंजना जी ने किया था उसी प्रकार से उन्होंने एक मौलिक जवाब दिया था, एक प्रक्रियागत जवाब दिया था। जहां तक नीतीश जी का सवाल है, उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं जनरली पूछ रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है वो पूछ रहा हूं, इस इंटरव्यू को लेकर नहीं सवाल है मेरा। नहीं, मेरा भी मानना है कि जो चुनाव के बाद जो होगा वो विधायक दल की बात तो एक प्रक्रियागत बात होती है, लेकिन नीतीश जी को ही ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मौर्य जी ने जो बिहार के चुनाव को भी देख रहे हैं, उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता, देखिए कांग्रेस का सामाजिक समीकरण, यादव 8% आपने कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, गैर यादव ओबीसी 21% दिए हुए हैं, ईबीसी 2% दिए हुए हैं, सवर्ण 40% दिए हुए हैं और एससी एसटी 21%, अल्पसंख्यक 8%। 48 सीटों का विश्लेषण यह है आज की स्थिति में। अभी आपकी 61 सीटें हो गई है, लेकिन अगर आप देखें तो आमतौर पर आपकी कैंडिडेट लिस्ट में सवर्णों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यह भी कहीं ना कहीं सवाल होगा ही ना कि क्या आरजेडी के साथ में आपकी बातचीत हुई थी कि आप यहां पर दीजिए, हम यहां पर दे देते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आसान पड़ता है, जैसे बीजेपी और जेडीयू बनाता है बिहार के भीतर। साहिल जी, अभी जैसे कि पूरी लिस्टें नई सामने आई हैं, तो उस प्रकार आपको ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितने % हमने किसको टिकट दिया है। तो मुझे लगता है उसका वेट थोड़ा सा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही विषय पर आकलन होना चाहिए। पर गिरिराज जी के लिए जो उन्होंने अभी स्पीच दी, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कितने टेक्सटाइल पार्क लगे, कितने मित्र पार्क बनाए, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सवाल मत पूछिए। तो ये तो हालत है वहाँ मिनिस्टर्स की, तो वो अपने विषय पे तो बोलते नहीं। उनको कितने लोग जानते हैं कि वो वहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्टर। बट ये एक जरूरी चीज है कि हिंदू मुसलमान करने से उनको जो बेनिफिट होता है वो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, वो उस पर उतारे। और आज सिर्फ उनका एक ये मंत्री नहीं है, अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जाएंगे तो वो भी यही बात करेंगे, अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे वो भी यही बात करेंगे कि आपको मंगलसूत्र ले जाएंगे। और फिर मंगलसूत्र का प्राइस क्या हो जाएगा, कि सोने का भाव क्या हो जाएगा। आज दिवाली है, मैं तो आपके दर्शकों से कहती हूँ कि सोने का भाव क्या है जरा पता करना चाहिए कि सोना कहाँ चला गया, 1.25 लाख रुपए से ऊपर चला गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा? आखिर महंगाई इस
तरह क्यों बढ़ती चली जा रही है कि आदमी का त्योहार मनाना मुश्किल हो गया। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन देगा इन सवालों का जवाब? कि जब पेपर लीक होता है तो पेपर लीक में उन लोगों को तो छोड़ दिया जाता, पर उन बेचारे बच्चों को जो गरीब हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मर मर के तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो लाठी चलाई जाती है। तो उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो शहजाद देना पूनावाला। पड़ेगा ना इस सरकार को, कि आप इधर उधर की बातें करके किसको कितनी टिकट मिली, गिरिराज सिंह के आपको स्टेटमेंट नहीं ने पता है। आपको बताना पहली पड़ेगा बार कि साहिल आपने जी, पोलराइजेशन का पोलराइजेशन की एंट्री करवा दी है क्या? मतलब ये नमक सब हराम पे कहना जवाब ठीक है दूंगा, क्या? कि मतलब बशर्ते देखिए कि मुझे- योजना तो सबके लिए होती है। नहीं वो सब सब पे जवाब ठीक है, दूंगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा, सब पे जवाब दूंगा, पर सुन लीजिए ना, बशर्ते बात तो सुन लीजिएगा। जो मैंने जो सुनी है। योजनाएं लागू की जाती है, वोट देना जरूरी है क्या? ऐसा होता है क्या कि अगर सरकार ने कोई योजना रखी हुई है, अगर वोट नहीं देंगे तो नमक हराम है? ये ठीक है क्या बोलना? हाँ, अब मैं 30 सेकंड में सारे पेंडिंग सवाल और इस सवाल का भी जवाब प्रियंका दे जी, रहा हूं। प्लीज। केवल इंटरप्ट मत करवाइए साहिल जी, क्योंकि इंटरप्शन इस की यहाँ सवाल पे से पूरी प्रथा इस है। सवाल से शुरुआत करिएगा। ऐसा है साहिल जी, इस सवाल से शुरुआत करते हैं। चलिए। इसी से शुरू करूंगा, पर पूरा जवाब देने दीजिए फिर, पर आप बिना हस्तक्षेप के पूरा जवाब देने दीजिए। साहिल जी, आपके जगह ऐसा मैं मत- रहता मैं- ना, मुझे लगेगा तो तो मैं तो पूछूंगा ना गिरिराज आपसे जी मैं। को सलाम करता। सुन क्यों? तो लीजिए ना, आप मेरा जवाब तो होने दीजिए। मैं गिरिराज जी को इस बयान के लिए सलाम करता कि गिरिराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने बोला आपने इतने करने के बाद भी वोट नहीं दिया, मत दीजिए। बुरा बाल साफ करो करने वाले लोग हमको उपदेश ना दे। अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि बुरा बाल साफ करो का मतलब था कि भूमिया, राजपूत, बनिया, लाला, इन सब लोगों को साफ करने का नारा लालू प्रसाद यादव, जो घोषित रूप से एम फैक्टर की बात करती है। हमने तो ये कहा कि आप वोट दो ना दो, हम सेवा करेंगे। ये तो महानता है गिरिराज जी की, कि देखिए उन्होंने तो बताया कि आप ना भी दो वोट, आप मत करो नमक हलाली, फिर भी हम काम करेंगे आपका। ये तो महानता है उनकी। पर दूसरी बात देखिए, 5:45 हो गए, परंतु अभी तक तेजस्वी चेहरा, आज क्या तय होना है? चेहरा नीतीश जी तय है हमारा, पर वो चेहरा तय नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात आपको फैक्ट चेक करा दूं, 2020 में देवेंद्र फडणवीस हमारे इंचार्ज थे। उस समय पर भी आपके तरह एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना जाएगा क्या एनडीए के द्वारा? तो उन्होंने बोला जब विधायक चुने जाएंगे तो वो तय करेंगे, पर हमारा चेहरा नीतीश जी है। उनका कोटेड बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, और वही स्टैंड पब्लिक आज भी रैलीज हमारा में है। ये स्टेटमेंट्स क्लियर थी। फैक्ट चेक मैं भी आपका करा दूं, लेकिन फिर भी सवाल ये रहता है आज की स्थिति में कि क्या इस तरीके के बयान से अब बिहार चुनाव का जब प्रचार शुरू हो जाएगा तो उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी एक बार फिर छिड़ी जाएगी? क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आपका काम हमने किया और आप हमको वोट नहीं देंगे तो उसको क्या कहा जाता है। खैर, फिलहाल आज की स्थिति में महागठबंधन के भीतर अभी भी ये लड़ाई साफ नजर आ रही है। 11 सीटों पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर चुका है। बिहार जैसी राजनीति में, बिहार जैसे चुनाव में ये 11 सीटें भी काफी महंगी साबित हो सकती है। कि क्या सचमुच में ऐसा होगा, इस पर नजर बनाए रखेंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल